my name is Ankit Kulsresht. I am the Assistant Professor, Babu Bana Siddhas University, Lucknow, in Mechanical Engineering Department. Friends, आज मैं आप लोगों के सामने OR का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। पहले लेक्चर में मैंने OR का डिस्क्रिप्शन दिया था और मैंने बताया था OR होता क्या है। फिर उसके बाद मैंने पहली यूनिट आप लोगों की स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में बताया हुआ था। आज के लेक्चर में मैं जो लीनियर प्रोग्रामिंग जहां मैंने स्टॉप किया था कि हम कैसे जो है एक लीनियर प्रोग्रामिंग को फॉर्मुलेट करते हैं। एक प्रॉब्लम लेके मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हुई थी कि फॉर्मुलेशन मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ था। आज मैं उसी सीक्वेंस में दूसरा न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। इस न्यूमेरिकल के माध्यम से मैं आप लोगों को फिर से फॉर्मुलेशन करना सिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, ए फर्म कैन प्रोड्यूस 3 टाइप ऑफ क्लॉथ से A, B, C, यानी कि एक फर्म 3 टाइप के जो है क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रही है, A, B and C. 3 टाइप ऑफ वूल आर रिक्वायर्ड फॉर इट से रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जो हमारे 3 टाइप के क्लॉथ हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 3 टाइप के वूल का जो है यूज हो रहा है, रेड का, ग्रीन का और ब्लू का। फिर आगे लिखा हुआ है ए क्लॉथ, ए टाइप का जो क्लॉथ है उसके एक यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ए क्लॉथ नीडेड 2 मीटर ऑफ रेड वूल एंड 3 मीटर ऑफ ब्लू वूल। क्लॉथ ए के 1 मीटर बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए मेरे को 2 मीटर रेड वूल का जरूरत पड़ता है और 3 मीटर ब्लू वूल का जरूरत पड़ता है। सिमिलरली 1 यूनिट ऑफ बी टाइप क्लॉथ नीड 3 मीटर ऑफ रेड वूल एंड 2 मीटर ऑफ ग्रीन वूल, यानी कि बी के एक यूनिट को बनाने के लिए 3 मीटर रेड वूल का जरूरत पड़ता है और 2 मीटर ग्रीन वूल का जरूरत पड़ता है। सिमिलरली एंड 2 मीटर ऑफ ब्लू वूल आल्सो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ बी। 1 यूनिट ऑफ सी टाइप क्लॉथ नीडेड 5 मीटर ग्रीन वूल एंड 4 मीटर ब्लू वूल। सी के एक यूनिट को बनाने के लिए 5 मीटर ग्रीन वूल का जरूरत पड़ता है और 4 मीटर ब्लू वूल का जरूरत पड़ता है। फर्म हैज ए स्टॉक ऑफ 8 मीटर रेड वूल, 10 मीटर ग्रीन वूल एंड 15 मीटर ब्लू वूल सॉरी। फर्म के पास 8 मीटर रेड वूल है, 10 मीटर ग्रीन वूल है और 15 मीटर ब्लू वूल है। ये इसके पास स्टॉक मेंटेन है। फिर इट इज ऑब्टेन्ड दैट इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 unit of type A cloth is ₹2 meter, of B ₹5 meter and of C ₹4। यानी कि एक क्लॉथ A के एक यूनिट को सेल करने पर हमको 3 रुपए का प्रॉफिट होता है। क्लॉथ B के एक प्रोडक्ट को सेल करने पर हमको 5 रुपए का प्रॉफिट होता है। सिमिलरली क्लॉथ C के एक प्रोडक्ट को सेल करने पर 4 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब आपसे कहा गया है डिटरमाइन हाउ द फर्म शुड यूज द अवेलेबल मटेरियल सो एज टू मैक्सिमाइज द इनकम ऑफ द फर्म ऑफ द फिनिश्ड क्लॉथ। कि आपको बताना है कि हम इन मटेरियल का किस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारा जो प्रॉफिट हो, इनकम हो, वो मैक्सिमम हो। फॉर्मुलेट द अबव एलपी प्रॉब्लम। मतलब कहने का क्या हुआ कि हम अपने क्लॉथ ए के, क्लॉथ बी के और क्लॉथ सी के कितने यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग करें कि हमारा जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट। दिस इज अवर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, पहले फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं, एक तरीके से टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। हर प्रॉब्लम को हम चाहेंगे कि एक टेबुलर फॉर्म में लिख लें, जिससे कि हमको डाटा जो है बार बार कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स हम इसको जो है एक टेबुलर फॉर्म में इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं। कैसे एक टेबुलर फॉर्म में इसको लिखा जाएगा। फर्म देखिए क्लॉथ है हमारे पास, 3 टाइप के क्लॉथ हैं। तो पहला कॉलम क्लॉथ का बनाएंगे, क्लॉथ। 3 क्लॉथ है हमारे पास, A, B और C। A क्लॉथ, B क्लॉथ और C क्लॉथ। अब इन क्लॉथ को बनाने के लिए 3 टाइप के वूल का यूज हो रहा है,
रेड ब्लू वूल कौन कौन सी हैं, से रेड ग्रीन और ब्लू। तो यहां लिख लेते हैं वूल कौन कौन सी हैं, रेड ग्रीन और तीसरा वूल है हमारा ब्लू वूल। अब क्लॉथ एक क्लॉथ में को बनाने के लिए क्या है हम देखते हैं। एक क्लॉथ नीड 2 मीटर ऑफ रेड वूल एंड 3 मीटर ऑफ ब्लू वूल। रेड वूल का 2 मीटर यूज हो रहा है एक में, ग्रीन वूल यूज नहीं हो रही है, कोई ग्रीन वूल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो डैश कर देंगे, और ब्लू वूल का जो है 3 मीटर का यूज हो रहा है तो 3 मीटर लिख देंगे। सिमिलरली क्लॉथ बी के 1 यूनिट को बनाने के लिए 3 मीटर रेड वूल का यूज हो रहा है, 2 मीटर ग्रीन वूल का यूज हो रहा है, और सिमिलरली 2 मीटर ब्लू वूल का यूज हो रहा है। तो ये हमारी क्लॉथ बी के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। और क्लॉथ सी के एक यूनिट को बनाने के लिए 5 मीटर ग्रीन वूल का यूज होता है, 5 मीटर ग्रीन वूल का यूज होता है, और 4 मीटर ब्लू वूल का यूज होता है। रेड वूल का कोई यूज नहीं है तो डैश हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। फिर आगे क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, फर्म हैज ए स्टॉक ऑफ 8 मीटर रेड वूल। फर्म के पास रेड वूल का जो स्टॉक है, स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। रेड वूल का 8 मीटर का स्टॉक है फर्म के पास, ब्लू वूल का, रेड वूल का 8 मीटर का है, और 10 मीटर ग्रीन वूल का हमारे पास स्टॉक है, वो 10 मीटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 10 मीटर का है। और हमारे पास ब्लू वूल का जो स्टॉक है वो 15 मीटर का है। अब हम देखते हैं कि क्लॉथ ए के एक प्रोडक्ट को सेल करने में हमको कितने का प्रॉफिट होता है, 3 रुपए का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट लिख देते हैं यहां, प्रॉफिट रुपीज में 3 रुपए का प्रॉफिट होता है। प्रोडक्ट बी के एक प्रोडक्ट को सेल करने में 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, और प्रोडक्ट सी के एक प्रोडक्ट को सेल करने में 4 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो मैंने यहाँ प्रॉफिट अपना लिख दिया। अब ये मेरा टेबुलर फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म से मेरे को इक्वेशन बनाने में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाने में बहुत आसानी होगी। अब देखिए, अब मैं पहले स्टेप 1 पे चलता हूं। स्टेप 1 हमारा कल मैंने बताया था आपको। स्टेप 1 क्या था, हम वेरिएबल डिसाइड करते हैं। मैं मानता हूं कि मैं प्रोडक्ट ए के X1 क्वांटिटी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, प्रोडक्ट बी की X1 क्वांटिटी, X2 क्वांटिटी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, और क्लॉथ सी की X3 क्वांटिटी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं। ये मैंने X1, X2, X3, ये यहाँ 3 वेरिएबल आ जाएंगे। इस प्रॉब्लम में 3 वेरिएबल होंगे, X1, X2, X3। क्लॉथ ए के X1 क्वांटिटी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं मैं, क्लॉथ बी के X2 क्वांटिटी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, और क्लॉथ सी के X3 क्वांटिटी का मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं। अब देखिए, एक क्वांटिटी को सेल करने का प्रॉफिट 3 रुपए है, तो X1 क्वांटिटी को सेल करने का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 3X1। प्रोडक्ट बी की एक क्वांटिटी को सेल करने पर 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो X2 क्वांटिटी को सेल करने पर कितने का प्रॉफिट होगा, 5X2। प्रोडक्ट सी की एक क्वांटिटी को सेल करने पर 4 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो X3 क्वांटिटी को सेल करने पर कितने का प्रॉफिट होगा, 4X3। तो मेरा यहां प्रॉफिट की बात आ रही है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन हो जाएगी, यहां पर प्रॉफिट है तो क्या करेंगे हम, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। प्रॉफिट Z इक्वल्स टू 3X1 प्लस 5X2 प्लस 4X3। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इक्वेशन हो जाएगा। मैक्सिमाइजेशन Z इक्वल्स टू 3X1 प्लस 5X2 एंड 4 प्लस 4X3। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब बात करते हैं हम अपनी कंस्ट्रेंट इक्वेशन की। कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या है, हमने देखा कि रेड वूल का मेरे पास स्टॉक कितना है, 8 मीटर है, यानी कि मैं जितना भी क्लॉथ बनाऊं
मैं रेड रूल का इस्तेमाल 8 मीटर से ज्यादा नहीं कर सकता, जबकि आपको दिया हुआ है क्लॉथ ए के एक यूनिट को बनाने में 2 मीटर रेड वूल चाहिए, यानी कि 2 मीटर से कम रेड वूल का एक प्रोडक्ट बनाएंगे क्लॉथ ए का तो 2 मीटर रेड वूल चाहिए। प्रोडक्ट बी का यदि एक यूनिट क्लॉथ बनाएंगे तो रेड वूल की यूनिट 3 यूनिट रेड वूल चाहिए। सी के लिए रेड वूल नहीं चाहिए, तो यहां पर हमारी जो है स्टेट इक्वेशन क्या हो जाएगी कि एक यूनिट को बनाने के लिए 2 मीटर चाहिए, तो x1 यूनिट को बनाने के लिए कितना रेड वूल का जरूरत हो जाएगा 2x1 प्लस प्रोडक्ट बी के एक यूनिट को बनाने के लिए 3 मीटर रेड वूल चाहिए, तो x2 यूनिट बनाने के लिए कितना रेड वूल चाहिए 3x2। प्रोडक्ट सी के एक यूनिट को प्रोडक्ट सी में रेड वूल का यूज नहीं हो रहा है, तो x3 का कोई क्वांटिटी नहीं आएगा, सिर्फ इक्वेशन आएगा 2x1 प्लस 3x2। इन दोनों का जो सम है तो टोटल रेड वूल का जो सम है वो 8 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो कांस्टेंट इक्वेशन क्या आ जाएगी, टोटल जो सम है इज लेस देन, कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, इज लेस देन इक्वल टू 8। सिमिलरली अगले ग्रीन वूल के लिए हम कांस्टेंट इक्वेशन बनाएं तो क्या आ जाएगी हमारी 2x2 x1 नहीं है, यहां पे हमें क्लॉथ ए में ग्रीन वूल की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां पर x1 का कोई आएगा ही नहीं, तो x2 प्लस 5x3 प्लस 5x3 इज लेस देन और इक्वल टू, टोटल हमारे पास जो अवेलेबल है वो 10 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो लेस देन और इक्वल टू 10। सिमिलरली हम बात करें तो ब्लू वूल के लिए हम इक्वेशन बनाएं तो हमारी क्या आ जाएगी 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 इज लेस देन और इक्वल टू 50, मतलब 15 मीटर से ज्यादा हम ब्लू वूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मेरी यहाँ पर ये मेरी क्या आ गई कांस्टेंट इक्वेशन आ गई 1 2 3, 3 कांस्टेंट इक्वेशन, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन और हमारा अगला ये सारे की सारी जो वैल्यू है x1, x2 और x3 ये सभी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो मेरा जो है इस प्रॉब्लम का ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हो गया। अब इस प्रॉब्लम में कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं x1, x2 और x3। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब किसी भी प्रॉब्लम में 2 से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो उस प्रॉब्लम को हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में हम अपना ग्राफिकल मेथड नहीं लगा सकते। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक एलबी प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है ये आप लोगों को सिखाया था। आज मैं आप लोगों को किसी एक एलबी प्रॉब्लम को उसका सॉल्यूशन आप लोगों को कराने जा रहा हूं। उस एलबी प्रॉब्लम का ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व हम करते हैं, एक प्रॉब्लम की हेल्प से मैं आप लोगों को इस बात को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, प्रॉब्लम है मेरी मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 30x1 प्लस 20x2 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 90। अगला है x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 80। तीसरा है आपका x1 प्लस x2 is less than equals to 50 and x1 comma x2 is greater than or equals to 0. This is our LP problem. इस प्रॉब्लम में आप जैसा देख रहे हैं वेरिएबल कितने हैं 1 2, x1 और x2 दो वेरिएबल हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 वेरिएबल वाली प्रॉब्लम को मैं अपना ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैं एक ग्राफ बनाऊंगा जिसके x एक्सिस पर मैं x1 रखूंगा, वेरिएबल x1 रखूंगा और y एक्सिस पर वेरिएबल x2 रखूंगा और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो स्टेप 1 में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। स्टेप 1 हमारा क्या है,
कि हम इन सभी कंस्ट्रेंट इक्वेशन की हेल्प से एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं। पहले इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 1 में मैं x2 बराबर 0 पुट करता हूं। इक्वेशन 1 के लिए x2 को मैंने 0 पुट कर दिया, यहाँ x2 0 पुट करेंगे तो x1 की क्या वैल्यू आएगी, x1 इक्वल टू 90/2 यानी कि 45। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं अगले उसमें x1 बराबर 0 पुट करूंगा। जैसे ही मैं x1 बराबर 0 पुट किया यहाँ पर, तो मेरा x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 आ जाएगी, x2 इक्वल टू 90। तो इसके जो इक्वेशन नंबर 1 से x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 45, और x2 की वैल्यू आ गई 90। तो 45, 90 इक्वेशन 1 के क्या हो जाएंगे, हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। सिमिलरली इक्वेशन 2 से हम कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहें तो मैं सिमिलरली जब मैं x2 बराबर 0 रखूंगा तो x1 मेरा आ जाएगा 80। इक्वेशन 2 में x2 0 पुट किया तो x1 बराबर 80 आया। फिर सिमिलरली जब मैं x1 बराबर 0 पुट करूंगा तो मेरा x2 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 80/2 40। तो इसके कोऑर्डिनेट मेरे हो जाएंगे 80, 40। अब मैं सेम इक्वेशन नंबर 3 के लिए कोऑर्डिनेट पुट करूंगा। जब मैं x2 बराबर 0 पुट किया तो मेरा x1 बराबर कितना आया, इक्वेशन नंबर 3 के लिए जब मैं x1 बराबर 0 पुट किया तो मेरा जब मैं x2 बराबर 0 पुट किया तो x1 बराबर कितना आया, 50। सिमिलरली जब x1 0 पुट किया तो मेरा x2 भी कितना आएगा, इक्वेशन 3 में 50 आएगा। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो गए मेरे, 50, 50। अब इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम अपना स्केल डिसाइड कर सकते हैं। जैसा मैं देख रहा हूं कि सबसे कन्वीनियंट स्केल 10-10 के स्केल पर यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो मेरा ग्राफ आसानी से प्लॉट होगा। अब मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं x1 और x2 में। यहां मैं x1 रखूंगा, यहां x2 रखूंगा, और मेरा जा कहां तक रहा है, 90 तक जा रहा है। तो 10-10 का 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ये मेरा ग्राफ आ गया। x1 कोऑर्डिनेट बन के तैयार हो गया। सिमिलरली 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। अब मेरा इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट क्या है, 45, 90, यानी x1 की वैल्यू कितनी है, 45। तो 45 कहां आएगा पॉइंट, दिस इज द 45। x2 की वैल्यू कितनी है, 90। तो 90 ये रहा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, दिस इज द 2x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 9। ये मेरा कंस्ट्रेंट नंबर 1 हो। ओके, तो ये पहला कंस्ट्रेंट आपका मैंने स्ट्रेट लाइन इसका ड्रॉ कर दिया। अब देख रहे हैं इस कंस्ट्रेंट में क्या है हमारा, x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 90। यानी कि लेस देन का मतलब क्या है, इसके अंदर का रीजन, इस लाइन से नीचे का रीजन। तो लेस देन में एरो क्या आएंगे, ऐसे एरो लगाऊंगा मैं नीचे की तरफ, इसके अंदर। अब दूसरे कंस्ट्रेंट की लाइन ड्रॉ करते हैं, x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 80। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आए थे मेरे, 80, 40। यानी x एक्सिस पर कितना, 80 चलेंगे, और y एक्सिस पर कितना चलेंगे, 40। तो x एक्सिस पर 80 कहां है, यहां, y एक्सिस पर 40 यानी कि 40। तो इसको मैं ज्वाइन करूं तो ये मेरा इज लेस देन है, इसलिए मैं इस अंदर की तरफ एरो लगाऊंगा। तो ये मेरा इक्वेशन कंस्ट्रेंट नंबर 2 हो गया। ये मेरी कंस्ट्रेंट नंबर 2 की लाइन आ गई। फिर सिमिलरली मैं कंस्ट्रेंट नंबर 3 का जो है ड्रॉ करूं तो क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 50। तो इसके कोऑर्डिनेट 50, 50 है। x एक्सिस पर भी, y एक्सिस पर भी 50, x एक्सिस पर भी 50। तो ये मेरा कंस्ट्रेंट नंबर 3 हो गया। 1, ये 1, ये मेरा 2, ये 3। अब जब हम तीनों कंस्ट्रेंट लाइनों को मैंने इस ग्राफ पर ड्रॉ कर दिया,
अब हम बात करते हैं अपना फिजिबल रीजन क्या है। फिजिबल रीजन को ड्रॉ करने के लिए ऐसा रीजन जिसमें सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहे हो, वो रीजन मेरा फिजिबल रीजन हो जाएगा। कैसे? कंस्ट्रेंट 1 कह रहा है इसके अंदर का रीजन, चलिए ठीक है, इसके अंदर का रीजन। कंस्ट्रेंट 2 कह रहा है इसके नीचे का रीजन, ये अंदर वाला रीजन। कंस्ट्रेंट 3 कह रहा है इसके नीचे का रीजन। यानी कि तीनों कंस्ट्रेंट की बात माने तो मेरा जो फिजिबल रीजन आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ये जो मैं रेड कलर से हैचिंग कर रहा हूं, ये मेरा फिजिबल रीजन आ जाएगा तीनों कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग। जो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन होगा, जिसमें सारे कंस्ट्रेंट इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे, वो मेरा रीजन ही फिजिबल रीजन कहलाता है। अब इस फिजिबल रीजन के मैं कोऑर्डिनेट जो ये तो मेरा ओरिजिन है O, दिस इज द A कोऑर्डिनेट, दिस इज द B कोऑर्डिनेट, दिस इज द C कोऑर्डिनेट और D कोऑर्डिनेट। तो इस फिजिबल रीजन के कोऑर्डिनेट, सारे कोऑर्डिनेट मैं लिखता हूं। O कोऑर्डिनेट की बात करूं, इधर लिखते हैं, इधर फाइनल सॉल्यूशन देंगे। O कोऑर्डिनेट में क्या है? 0,0। ये फिजिबल रीजन का पार्ट था। फिर मेरा A कोऑर्डिनेट A क्या है हमारे? यहां कोऑर्डिनेट A में x बराबर कितना है? 0, y बराबर कितना है? 40। तो इसका A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,40। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। अब मेरे B पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो कैसे आएगा? ये B के लिए कौन कौन से कंस्ट्रेंट से बना है? पॉइंट B में कौन कौन से कंस्ट्रेंट हैं? ये मेरा कंस्ट्रेंट नंबर 2 और कंस्ट्रेंट नंबर 3 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो पॉइंट B होंगे। कंस्ट्रेंट नंबर 2 यानी कि x1 + 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 80 और x1 + x2 इज इक्वल टू 50। इन दोनों को इधर मैं सॉल्व करूं, x1 + 2x2 लेस देन की जगह मैं इक्वलिटी का साइन लगा सकता हूं सॉल्व करने के लिए, इक्वल टू 80 और x1 + x2 इक्वल टू 50। सॉल्व करें, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। x2 इक्वल टू 30, x2 इक्वल टू 30 इक्वेशन नंबर 2 में डाला तो x1 बराबर कितना आ गया? 20। तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट मेरे क्या आ गए? x1 बराबर 20 और x2 इक्वल टू 30। 20,30 पॉइंट B के कोऑर्डिनेट आ गए। सिमिलरली C के जो कोऑर्डिनेट है उसके लिए क्या है मेरा? कंस्ट्रेंट नंबर 1 और कंस्ट्रेंट नंबर 3 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा C पॉइंट आएगा। कंस्ट्रेंट नंबर 1 यानी कि 2x1 + x2 इक्वल टू 90 और कंस्ट्रेंट नंबर 1 और कंस्ट्रेंट नंबर 3। कंस्ट्रेंट नंबर 3 क्या है? x1 + x2 इक्वल टू 50। तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो x1 बराबर 40, x1 बराबर 40 डाला तो इक्वेशन 2 में, तो x2 बराबर कितना आएगा? 10 आएगा। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट मेरे आ गए, C के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x1 बराबर 40 और x2 इक्वल टू 10, 40,10। और मेरा ये लास्ट पॉइंट, पॉइंट D, जो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x पर कितना है? ये पॉइंट D 45 है और y एक्सिस पर 0 है, 45,0। तो ये मेरे फिजिबल रीजन के बाउंड्री पॉइंट्स आ गए। मेरा जो अगला स्टेप होगा ग्राफ बनाने के बाद वो होगा कि मैं एक फिजिबल रीजन डिफाइन करूं और उस फिजिबल रीजन के सारे बाउंड्री पॉइंट को मैं कैलकुलेट कर लूं। अब मैं अपने फिजिबल रीजन के सारे बाउंड्री पॉइंट को कैलकुलेट कर चुका हूं। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? इसको मैक्सिमाइज करना। तो इनमें से कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम होगा, वही पॉइंट मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करूं, मैं अब एक एक पॉइंट को इस इक्वेशन नंबर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वेशन में डालता हूं। तो हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम एक एक पॉइंट को इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखते चले जाते हैं और देखते हैं किस पॉइंट पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है।
ओ पॉइंट रखा, ओ कोऑर्डिनेट रखा, तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आएगा, 0 और 0, तो z इक्वल टू 0 आया। अब मैं इसमें ए पॉइंट रखूंगा, ए जेड ए पॉइंट के लिए क्या आएगा, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, 30, x1 बराबर 0, तो 30, 0 प्लस 20, 40, तो ये मेरा आंसर होगा, दिस इज द 0 और 4 into 2 8 और 800। तो मेरा यहाँ जो कॉस्ट आई वो इसका जो वैल्यू आई जेड की वैल्यू वो 800 आई ए पॉइंट पर। अब मैं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखूं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे क्या हैं 20, 20 यानी कि 30 into 20 प्लस 30 in 20 into 30 यानी कि 600 प्लस 600 यानी कि 1200। जेड बी पर हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की 1200 वैल्यू आई। अब पॉइंट सी पर देखें, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे 40, 10, तो 30 into 40 प्लस 20 into 10, तो 4 into 3 1200 प्लस 200 यानी कि 1400। अब मैं अपना डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखूं तो 30 into 45 प्लस 20 into 0। तो मैं बात करूं तो 4, 5, 15, 0, 5, 13, 50। तो ये मेरी कॉस्ट आई। तो मैंने देखा ये मेरा जो है जेड की वैल्यू आई, तो मैंने देखा किस पॉइंट पर जेड की वैल्यू मैक्सिमम है, तो मैंने देखा सी पॉइंट पर मेरा जेड की वैल्यू मैक्सिमम है। तो यहां से मेरा इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन x, जब मैं x1 की वैल्यू 40 सेलेक्ट करता हूं और x2 के जो है 10 क्वांटिटी बनाता हूं, तब मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। यानी कि मेरे x1 का वैल्यू आंसर मेरा आ गया x1 इक्वल टू 40 एंड x2 इक्वल टू 20, x2 इक्वल टू 10। दिस इज आवर आंसर। x1 और x2 की ये वैल्यू ऐसी है जिन पर मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं इसको जो है समराइज करूं, जब भी आप किसी लीनियर प्रोग्रामिंग में सिंप्लेक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमेशा क्या प्रोसीजर होगा, यहां तो प्रॉब्लम आपकी दी हुई थी तो मेरे जो है सारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कांस्टेंट की इक्वेशन सिंपली मेंशन थी। कभी कभी प्रॉब्लम में जैसे मैंने कहा कि पहले फॉर्मुलेट करना पड़ता है, तो यदि फॉर्मुलेट करना हो तो पहले फॉर्मुलेट करके अपना जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कांस्टेंट की इक्वेशन को पहले हमको बनाना पड़ता है। यहाँ स्टेप नंबर 1 में हमारा सीधे हमारा क्वेश्चन ही दिया हुआ है इक्वेशन के फॉर्म में, तो मेरा फॉर्मुलेट करने का जहां कोई मतलब नहीं होता क्योंकि फॉर्मुलेट करके ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 फॉर्मुलेशन ऑफ द क्वेश्चन, जो मेरा इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 की कोई जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2 में जो मेरे कांस्टेंट इक्वेशन है उनके ब्याज पर मैं कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा, x1 x2 इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट, इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट, इक्वेशन 3 के कोऑर्डिनेट, जितने भी कांस्टेंट इक्वेशन है उनकी हेल्प से मैं कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा और उनकी फिर स्टेप नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट मेरे फाइंड हो जाएंगे। फिर स्टेप नंबर 3 में मैं क्या करूंगा, उन कोऑर्डिनेट की हेल्प से अपना स्ट्रेट लाइंस इस ग्राफ पर, ये ग्राफ पेपर पर मैं अपना स्ट्रेट लाइन, मेरे ये इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, मैं इन लाइंस को मैं इस ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लूंगा। फिर ड्रॉ करने के बाद जितने भी कंस्ट्रेंट हैं उन कंस्ट्रेंट की हेल्प से मैं एक स्टेप नंबर मेरा 4th होगा कि मैं उन कंस्ट्रेंट की हेल्प से मैं अपना एक बेस्ट फिजिबल रीजन फाइंड करूंगा जिसमें मेरे सारे कंस्ट्रेंट इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएं। दिस इज द स्टेप नंबर 4। फिर स्टेप नंबर 5 में मैं क्या करूंगा, उस फिजिबल रीजन के सारे बाउंड्री पॉइंट फाइंड कर लूंगा। दिस इज द स्टेप नंबर 5। सारे बाउंड्री पॉइंट्स उस फिजिबल रीजन के, ये मेरा 5th स्टेप होगा। स्टेप नंबर 6 में
उन बाउंड्री पॉइंट्स को मैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख के और मैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करूंगा। अब जैसा कि मैंने मेरे जो प्रॉब्लम थी वो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी, तो मैंने देख लूंगा कि किस कोऑर्डिनेट पर मेरा जो है किस फिजिकल रीजन के किस कोऑर्डिनेट पर मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ फाइंड किया कि पॉइंट सी पर जिसके कोऑर्डिनेट 40, 10 है, यानी x1 बराबर 40 और x2 इक्वल टू 10 पर मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा था। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, कल जो इससे पहले मैंने जो न्यूमेरिकल आप लोगों का डिस्कस किया था, उस न्यूमेरिकल में मैंने एक मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन डिस्कस किया था। उस क्वेश्चन में मेरे जितने भी कंस्ट्रेंट थे वो सब क्या थे, लेस देन और इक्वल टू टाइप के थे। आज मैं एक मिनी और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, मैक्सिमाइज करना। आज मैं जो है जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं अभी, उसमें एक मिनिमाइजेशन होगा। मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मेरे को मिनिमाइज करना होगा और जो कंस्ट्रेंट होंगे उसमें वो ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप होंगे। तो मैं प्रॉब्लम को लेता हूं, मिनिमाइजेशन z इक्वल टू 6x1 प्लस 4x2, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसमें z को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। और जो कंस्ट्रेंट है वो 3x1 प्लस 3x2 is greater than or equals to 40. Equation number 1. Equation 2, 3x1 plus x2 is greater than or equals to 40. This is the equation number 2. Equation 3, 2x1 plus 5x2 is greater than or equals to 44. This is the equation number 3. और x1, x2, x is greater than or equals to x1 और जो x2 दोनों है वो greater than or equals to 0. This is our question. ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है और जो इसमें जो कंस्ट्रेंट है उनकी इक्वेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप है, जबकि कल जो प्रॉब्लम थी वो मैक्सिमाइजेशन की थी और उसमें जो कंस्ट्रेंट थे वो लेस देन और इक्वल टू टाइप थे। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोगों को ग्राफिकल मेथड की हेल्प से, दो वेरिएबल की प्रॉब्लम है तो इसके लिए मैं सबसे सिंपल मेथड ग्राफिकल मेथड लगाऊंगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, आइए हम देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1, फॉर्मुलेट करना। तो यहाँ फॉर्मुलेट करने की जरूरत नहीं है, मेरा क्वेश्चन ऑलरेडी फॉर्मुलेट होकर रखा हुआ है, क्वेश्चन के फॉर्म में फॉर्मुलेट ही रूप है, तो फॉर्मुलेट करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अब मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में मेरा क्या है कि मेरे जो कांस्टेंट इक्वेशन है उनकी हेल्प से कोऑर्डिनेट फाइंड करना। इक्वेशन नंबर 1 जो मेरी कांस्टेंट इक्वेशन 1, 2 और 3 है, इनकी हेल्प से मैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा। तो इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मैं x2 बराबर 0 पुट करूं तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 40/3, 40/3 x1, x2 इक्वल टू 0 तो x1 इक्वल टू 40/3, यानी कि सॉल्व करें 313 13.33 40/3। अब मैं यदि इसमें x2 बराबर 0 x1 बराबर 0 पुट करूं तो x2 की वैल्यू आएगी, x2 की वैल्यू आएगी, ये भी 40/3 आएगी, यानी कि 13.33। इक्वेशन नंबर 1, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 13.33, 13.33। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 से हम देखें तो मैं x1 बराबर, इसमें x2 बराबर 0 पुट करता हूं तो x1 बराबर कितना आ गया 40/3, यानी कि 13.33। अब इसमें जो x1 बराबर 0 पुट करूं तो x2 बराबर कितना आ गया 40 आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 13.33, 40। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 से मैं कोऑर्डिनेट फाइंड करूं
जब मैं इसमें x1 बराबर x2 बराबर 0 पुट करूंगा तो x1 की वैल्यू आएगी 44/2 तो 22। जब मैं x1 बराबर 0 पुट करूंगा तो x2 की वैल्यू आएगी 44/5 तो 8.88। दिस इज माई कोऑर्डिनेट। इसके कोऑर्डिनेट 22,8.88 ये मेरे कोऑर्डिनेट आ गए। अब इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से मैं अपना स्टेप नंबर 3 मेरा होगा कि मैं ग्राफ प्लॉट करूं। ओके फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को स्टेप नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया कि हमने सबका जो है सभी कंस्ट्रेंट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब मैं इसका जो है स्टेप नंबर 3 इसको ग्राफ पेपर पर कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए मोस्ट कन्वीनियंट ये होगा कि मैं 5-5 का जो है 5-5 के स्केल ले लूं, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40 और 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40. This is the x1 and this is the x2 coordinate. अब मैं एक कोऑर्डिनेट्स को लेके अपने इनकी लाइन की इक्वेशन, कंस्ट्रेंट लाइन की इक्वेशन में ड्रॉ करूंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 के कोऑर्डिनेट है 13.33 और 13.33। तो 13.33 हमारे कहाँ आएंगे, यहाँ पे। दिस इज द x1 बराबर 13.33 एंड x2 इज आल्सो 13.33। तो ये मेरी जो हो जाएगी कंस्ट्रेंट 1 की इक्वेशन हो जाएगी। और ये इसका जो साइन है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप, यानी कि इससे ऊपर, तो ऊपर। दिस इज द कंस्ट्रेंट 1, दिस इज द ग्राफ ऑफ कंस्ट्रेंट 1। कंस्ट्रेंट 2 की बात करें तो x1 इज इक्वल टू 13.33 और x2 इज इक्वल टू 40। तो x1 बराबर 13.33 और x2 हमारा 40 है। तो मैं इसको सिंपली मिलाता हूं तो ये मेरी लाइन आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप है तो बाहर की तरफ, इसका जो सिंबल बनेगा वो बाहर की तरफ। दिस इज द सेकेंड कंस्ट्रेंट लाइन। थर्ड कंस्ट्रेंट लाइन है जिसमें हमारा x1 कोऑर्डिनेट है 22 और x2 कोऑर्डिनेट है हमारा 8.8। तो x1 कोऑर्डिनेट कितना है 22, तो यहां पे 22 आएगा कहीं, और x2 कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 8.8, यानी कि 10 से नीचे 8.8। तो ये मेरा थर्ड कंस्ट्रेंट आएगा, ग्रेटर देन। दिस कंस्ट्रेंट इज द थर्ड कंस्ट्रेंट। तो अब हमारा ये मेरा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हुआ जिसमें हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मेरा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मैं स्टेप नंबर 4 की फिजिबल रीजन हम फाइंड करेंगे जिसमें सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो। 1 कंस्ट्रेंट कह रहा है इससे ऊपर वाला रीजन, 2 कंस्ट्रेंट कह रहा है इससे बाहर वाला रीजन, और 3 कंस्ट्रेंट कह रहा है इससे बाहर वाला रीजन। तो सबसे बाहर वाला रीजन कौन सा हो जाएगा तीनों कंस्ट्रेंट के हिसाब से, ये मेरा दिस रीजन इज नोन एज फिजिबल रीजन, जिसमें हमारा सबसे मोस्ट आउटसाइड रीजन तीनों कंस्ट्रेंट के हिसाब से हो जाएगा। तो इस कंस्ट्रेंट के हमारे बाउंड्री पॉइंट कौन कौन से होंगे, एक A, this is B and this is C. This is the boundary point of this constraint. तो मैं इन कंस्ट्रेंट के कोऑर्डिनेट भी लिखते चलूं तो मेरा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमारे हो गए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x1 बराबर यहाँ 0 है, x2 इक्वल टू 40 है। तो 0,40 is the coordinate point of A. अब B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, B पॉइंट किस किस कंस्ट्रेंट से मिलकर बना है, कंस्ट्रेंट नंबर 2 और कंस्ट्रेंट नंबर 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है पॉइंट B। तो
इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आएंगे। तो सॉल्व करते हैं। तो यहां हम क्या करें, सिंपली मैं इक्वेशन नंबर 2 में 5 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 15x1 प्लस 5x2 इसका टू 5 से मल्टीप्लाई 4 into 5 200। ओके, 2x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 44। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया मैंने, तो माइनस माइनस और माइनस, तो ये तो 13x1 इसका टू 10 में से 6, यहाँ पे 9 में से 4 5 156। तो 13 से डिवाइड किया तो x1 की वैल्यू जो आ जाएगी, x1 की वैल्यू यदि सॉल्व करेंगे यहाँ पर रखेंगे तो x1 की वैल्यू सॉल्व होने के बाद आएगी 156 बाई 13 12। x1 इसका टू 12 आ जाएगा। x1 बराबर 12 हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो मेरा x2 की जो वैल्यू आएगी वो मेरी 4 आ जाएगी। x2 बराबर, जब मैं इस इक्वेशन में रखूंगा, किसी एक भी इक्वेशन में रखेंगे तो x2 इसका 4 आ जाएगी। तो मेरे b पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 12, 4 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b। अब c पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो c पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे हो जाएंगे x2 0 है, x1 बराबर 22, 0। तो ये मेरे हमारे फिजिबल रीजन जो होगा उसके बाउंड्री पॉइंट आ गए। अब इन बाउंड्री पॉइंट्स को मैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगी कि किस पॉइंट पर हमारा वैल्यू मिनिमम है। पहले मैंने a कोऑर्डिनेट रखे, a रखा, तो z की वैल्यू कितनी आएगी 6,0 प्लस 4 इंटू 40 160। मैं कोऑर्डिनेट b रखूंगा तो 6 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 4, तो यहां से आएगा 88। मैं c कोऑर्डिनेट रखूंगा, c कोऑर्डिनेट रखने पर x1 की वैल्यू 6 इंटू 20 का प्लस 0 इंटू 4, तो मेरा वैल्यू आएगा 132। अब बात करते हैं, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या करना था, मिनिमाइज करना था। तो मिनिमाइज इन तीनों में सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 88 आ रही है, और वो किस पे आ रही है बी पॉइंट पर। तो बी कोऑर्डिनेट यानी कि x1 बराबर 12 और x2 इसका 4 मेरा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेरा इन पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आया था, सबसे मिनिमम आया था। फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मेरा एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी। तो यहां पर मैंने सबसे तीनों वैल्यू में सब फिजिबल रीजन के जो बाउंड्री पॉइंट्स थे, उन फिजिबल रीजन के जो बाउंड्री पॉइंट्स थे ए बी सी, उन पॉइंट्स को मैंने यहां रखा और उन पॉइंट्स में मैंने देखा कि सबसे मिनिमम वैल्यू पॉइंट बी पर आई है, तो वही मेरे आंसर हो गए। जब से इससे प्रीवियस वाली प्रॉब्लम में जिसमें मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी, मैंने फिजिबल रीजन के पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट किया था। तो जैसा हमारा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम अपना सिलेक्शन करेंगे कि मिनिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमाइज करना है, और कंस्ट्रेंट का सिंबल कैसा है, या ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का, तो सारे कंस्ट्रेंट में क्या इससे बाहर, सभी कंस्ट्रेंट क्या ग्रेटर देन है, तो बाहर वाला रीजन। जबकि इससे प्रीवियस वाली प्रॉब्लम में लेस देन इक्वल टू टाइप थी, तो हम अंदर वाली बात कर रहे थे। तो हमने ये सारी आज अभी तक की समझी हुई। मैंने दो प्रॉब्लम कराई, एक मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम
जिसमें कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू टाइप थे। जनरली होता ही यही है कि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो लेस देन इक्वल टू टाइप के होते हैं, और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप होते हैं। ये हमेशा याद देने वाली बात है, जनरली ऐसा होता है। बट मिक्स्ड भी बात हो सकती है, कंस्ट्रेंट मिक्स भी हो सकते हैं, यानी कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कुछ कंस्ट्रेंट हो सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप हो, कुछ कंस्ट्रेंट हो सकते हैं लेस देन इक्वल टू टाइप हो, और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में भी मिक्स्ड कंस्ट्रेंट आ सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऐसा होगा, बट जनरली ऐसा होगा कि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में जो कंस्ट्रेंट होंगे वो लेस देन इक्वल टू टाइप होंगे, और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में जो कंस्ट्रेंट होंगे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप होंगे। तो इन दो क्वेश्चन की हेल्प से आपको ग्राफिकल प्रॉब्लम में काफी कुछ समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहां देख रहे हैं कि हमारे 3 कंस्ट्रेंट थे 1 2 3, बट हमारे जो फिजिबल रीजन के जो पार्ट हो रहे थे वो ये जो ए बी सी जो पॉइंट थे वो सिर्फ और सिर्फ उनमें कंस्ट्रेंट नंबर 2 और कंस्ट्रेंट नंबर 3 का ही प्रयोग हो रहा था। कंस्ट्रेंट नंबर 1 का प्रयोग कहीं इस क्वेश्चन में कहीं भी कंस्ट्रेंट नंबर 1 का प्रयोग नहीं हुआ। कंस्ट्रेंट नंबर 1 हमारा यूजलेस हो गया। तो इस कंस्ट्रेंट को जो फिजिबल रीजन के पार्ट नहीं होते, ऐसे कंस्ट्रेंट को हम लोग रिडंडेंट कंस्ट्रेंट कहते हैं। रिडंडेंट कंस्ट्रेंट कहते हैं। रिडंडेंट कंस्ट्रेंट वो कंस्ट्रेंट होते हैं जो फिजिबल रीजन के पार्ट नहीं होते, वो क्वेश्चन में दिए होते हैं, बट जब तक हम ग्राफ नहीं ड्रॉ करते तो हमको मालूम नहीं पड़ता कि कौन सा मेरा रिडंडेंट कंस्ट्रेंट है। और वो कंस्ट्रेंट जो फिजिबल रीजन के डायरेक्टली पार्ट बनते हैं वो सारे कंस्ट्रेंट हमारे क्या कहते हैं, बाउंडेड कंस्ट्रेंट कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट नंबर 2 और कंस्ट्रेंट नंबर 2 3 इज नोन एज बाउंडेड कंस्ट्रेंट। और हमारा ये जो कंस्ट्रेंट नंबर 1 है, ये कंस्ट्रेंट नंबर 1, दिस कंस्ट्रेंट इज नोन एज रिडंडेंट कंस्ट्रेंट, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट हमारे फिजिबल रीजन का पार्ट नहीं बना नहीं। तो आई होप आपको रिडंडेंट कंस्ट्रेंट और बाउंडेड कंस्ट्रेंट का भी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन की हेल्प से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही अपने लेक्चर को बाइंड अप करता हूं। कल हम एक मिक्स्ड कंस्ट्रेंट के प्रॉब्लम को लेके आएंगे, और फिर उसके बाद एक ऐसा प्रॉब्लम लेके आएंगे जिसमें आपको पहले एक ग्राफिकल प्रॉब्लम होगी, 2 कंस्ट्रेंट वाली, 2 वेरिएबल वाली प्रॉब्लम होगी, जिसमें पहले आपको प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना होगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो 2 प्रॉब्लम कंप्लीट जैसे ही कर लेंगे तो हमारा ये ग्राफिकल मेथड कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।